नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर। आज हम बात करेंगे कुछ दिन पहले के दिल्ली के राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए एक हादसे की। जी हाँ, दिन शनिवार, तारीख 27 जुलाई 2024, वक्त शाम के तकरीबन 6:30 बजे। दिल्ली में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। दिल्ली जहां एक दिन की बारिश से भी बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और पानी का जमा होना तो बस एक आम बात है। उस दिन शाम के तकरीबन 6:30 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका, जहां की एक फेमस आईएएस इंस्टीट्यूट राव आईएएस के बेसमेंट में स्थित एक लाइब्रेरी में तकरीबन 20 स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। इसी दौरान बाहर इंस्टीट्यूट के सीधा सटे बारिश का पानी धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वहां देखने को मिलता है कि एक एसयूवी गाड़ी थोड़ी तेज रफ्तार से गुजरती है, क्योंकि वो गाड़ी तकरीबन आधी पानी से डूब चुकी होती है। तेजी से गाड़ी निकालने के चलते पानी का बहाव दूसरी दिशा में होता है और ये पानी राव आईएएस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के पास एक सुरक्षा घेरे को तोड़ती हुई पार्किंग एरिया में चली जाती है। पार्किंग एरिया से ये पानी सीधे बेसमेंट में घुसने लगती है, जहां पर की लाइब्रेरी स्थित है। 20 की तादाद में बैठे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। पानी इंस्टीट्यूट के अंदर चली जाती है। बायोमेट्रिक फेल हो जाता है। 4 से 6 फुट तक पानी जमा हो सारे छात्र निकलने की कोशिश करते हैं। इनको निकालने की कवायद भी शुरू होती है। एक दूसरे की मदद से तकरीबन 17 छात्र छात्राएं यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके बाद एनडीआरएफ की मदद ली जाती है। पुलिस स्टेशन खबर की जाती है और रात के तकरीबन 1 बजे ये पता चलता है कि 20 स्टूडेंट्स में से 17 स्टूडेंट्स तो बाहर आ गए, लेकिन 3 स्टूडेंट्स की पानी में डूबने से मौत हो गई। ये 3 छात्र और छात्राएं यूपी की अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना के सिकंदराबाद की तान्या सोनी और केरल के डेविड थे। मतलब 3 मौत, 2 छात्राएं और 1 छात्र। हमेशा की तरह हादसे के बाद पब्लिक का शोर होता है। प्रशासन नींद से जागती है और ये लाइब्रेरी जहां चल रही थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यहाँ पर अवैध तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। कहें तो यहाँ पर पार्किंग और स्टोरेज का ही ऑर्डर था। इसके बाद दिल्ली पुलिस और एमसीडी नींद से जागी और एक्शन लिया। हालांकि ये एक्शन फौरी तौर पर रहा। कुछ एक लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट पर ताला जर के इन्होंने खाना पूर्ति तो जरूर कर दी। इसके साथ ही राव आईएएस के सीईओ को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। एमसीडी और लोकल अथॉरिटीज इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि सड़क पर इतना पानी क्यों था? अगर था भी तो नाली की सफाई क्यों नहीं की गई थी? दिल्ली में फिलवक्त आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार है। यहाँ इस इलाके से ओल्ड राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। दिल्ली के एमसीडी पर फिलवक्त आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है और मेयर आपकी ही है। अब बात ये उठती है कि बीजेपी के बाद पावर में आई आप सरकार एमसीडी में किसी तरह की कोई बड़े बदलाव को लेकर नहीं आई। मामला यही है कि जैसे हालात बीजेपी के एमसीडी पर शासन के दौरान थे, वही मामला आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान भी देखने को मिल रहा है। आखिर मानसून से पहले नाली का साफ कराया जाना इतना मुश्किल क्यों जान पड़ता है? यूं तो स्थानीय प्रशासन और दिल्ली पुलिस और एमसीडी रेरी पटरी वालों से हफ्ता या महीना वसूल करना कभी नहीं भूलती। अगर आप दिल्ली की सड़कों
पर घूमें तो रेरी पटरी वालों से रोड पटा रहता है, फुटपाथ चलने लायक नहीं रहता, पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। 3 इलाकों पर अगर हम नज़र फरमाएं तो मुखर्जी नगर, ओल्ड रजिंदर नगर और लक्ष्मी नगर, जो कि स्टूडेंट्स हब माने जाते हैं, जहां पर कि कोचिंग संस्थानों की अधिकता है, बहुलता है। आपको बताते चलें कि दिल्ली में 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही होते हैं। ये ऐसे बेसमेंट होते हैं जहां पर वेंटिलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एयर जो हवा का दाब है वो कम होता है, सांस लेने में दिक्कतें आती है और अंदर एसी भी लगा रहता है। तो वहाँ से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है अगर वहाँ की बायोमेट्रिक सिस्टम भी फेल हो जाती है। यहाँ पर अगर छात्र दिल्ली के इन इलाकों में किराए पर रूम लेने या पीजी लेने आते हैं तो एक पीजी के रूम की एक छात्र से 10,000 से 15,000 तक वसूला जाता है। आपको बताते चलें कि एक रूम में कम से कम 2 छात्र, मध्यम स्तर पर 3 और अधिकतम 4 छात्रों को 10,000 लेकर मतलब कि 40,000 एक कमरे से वसूला जाता है। वहीं पर अगर छात्र ग्रुप में कहीं कोई फ्लैट लेने की कोशिश करें तो उन्हें गर्मी में बेहाल होने के लिए टॉप फ्लोर मतलब 4th फ्लोर या 5th फ्लोर जो कि अवैध निर्माण का हिस्सा होता है वो उपलब्ध कराया जाता है, जिसके एवज में छात्रों से अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। आपको बताते चलें कि दिल्ली में अगर छात्र मकान लेने जाते हैं या पीजी लेने जाते हैं तो उनसे 1 महीना का एडवांस लिया जाता है, 1 महीना की सिक्योरिटी मनी ली जाती है और तकरीबन 1 महीना का ब्रोकरेज ले लिया जाता है। इसे ऐसे समझें कि अगर छात्र ने 15,000 का एक फ्लैट लिया है तो उसे 15,000 की सिक्योरिटी मनी, 15,000 का ब्रोकरेज और 15,000 का एडवांस यानी 45,000 रुपये देने होंगे। बिजली का किराया अलग लगेगा और पानी का किराया भी अलग वसूला जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली और पानी का किराया माफ़ कर दिया है, उसे मुफ्त कर दिया है, फिर भी ये लोग छात्रों से इन पैसों को वसूलने में कतई गुरेज नहीं करते। और ये छात्र जो देश का भविष्य है और इतने बड़े पदों को शोभित करने वाले हैं वो भी इसका कोई खास विरोध करते नहीं दिखते। बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स को बेकार की नज़रों से या दीनहीन की नज़रों से दिल्ली में देखा जाता है और ये देखने वाले होते हैं यहाँ के ब्रोकर्स, यहाँ के मकान मालिक, जिनके नाम के आगे आपको अनेजा, जुनेजा, रकेजा, रहेजा, खन्ना, कपूर, सिंह ऐसे सरनेम्स दिख जाएंगे। और इन छात्रों की ऐसी हालत करने के जिम्मेदार शिक्षक जरूर दिखेंगे, जिनमें मुख्यतः देवी कीर्ति, मणिकांत सिंह, अवध ओझा और खान जैसे शिक्षक शामिल हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर यूं तो 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, इनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स होते हैं, इनके वीडियोस लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हजारों लाखों की तादाद में रोजाना या हफ्ते में हो जाया करते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ही ज्ञान देते हैं और छात्रों को एक दूसरी मायाजाल की दुनिया में बांध कर रखते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स चाहे वो राव IAS हो या दृष्टि IAS, इन इंस्टीट्यूट्स के फीस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर GS की तैयारी के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए तक फीस इन इंस्टीट्यूट्स या इनके जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स में वसूले जाते हैं। वहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 40,000 से 80,000 तक का फीस वसूला जाता है। अगर हम इसके बाद अगर हम इस बात पर गौर करें तो यहाँ के छात्रों को ये कहा जाता है कि आपको 2 साल तक तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि 12 गुना 2 24 महीने। 24 महीने में 10,000 बिना खाने, बिजली और पानी के पीजी का किराया आ जाता है, जो कि बनता है 2,40,000। इंस्टीट्यूट का फीस अगर हम जोड़ लें तो 1,80,000 और 60,000, ये भी 2,40,000 बनते हैं। 4,80,000 की फीस हुई और इसके बाद खाने का अगर आप 10,000 महीना जोड़ते हैं और अन्य खर्चों का तो 2,40,000 और बन जाते हैं। तो इस तरह से
साल में 7,20,000 का फीस बनता है या खर्च बनता है, जो एक छात्र को यूपीएससी पीसीएस की तैयारी के दौरान दिल्ली में मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में उठाना पड़ता है। अगर पॉकेट खर्च और बाकी खर्चों को जोड़ दें तो 8 लाख कहीं नहीं गए। इसके साथ ही हम आपको बताते चलें, इसके साथ ही अगर हम इंस्टीट्यूट्स के जो है वो धंधे की बात करें, इन शिक्षा माफियाओं या कोचिंग माफियाओं की बात करें, तो एक छात्र से अगर ये 1.5 लाख लेते हैं और एक बैच में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो ये 1.5 करोड़ बनता है। रुक जाइए, किसी भी बैच में 100 छात्र तो नहीं ही होते हैं, ये छात्रों की तादाद 500-600 तक चली जाती है। तो ऐसे समझें कि एक बैच से ये सब 6 करोड़ से 9 करोड़ रुपए तक वसूलते हैं। जहां पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस कक्षा में 2-4 एसी के अलावे एक प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड देखने को मिल सकता है, और जैसे तैसे की कुर्सियां और बेंच और टेबल। हालांकि इससे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कुछ दिन पहले ही यहाँ मेंस लिखने जा रहे नीलेश राय की मौत पानी और बिजली की खुली तार में करंट लगने से हो गई। पिछले साल अगर बात करें तो मुखर्जी नगर के ज्ञान बिल्डिंग में आग लग गई थी, जहां 300 बच्चे फंस गए थे। इस दुर्घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 60 के करीब छात्र घायल हो गए। वहीं पिछले साल दिसंबर में मुखर्जी नगर में ही एक गर्ल्स पीजी में आग लग गई, जिसके चलते 35 लड़कियां फंस गई। हालांकि बाद में 35 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऐसी घटनाएं कोई अचानक से होने वाली घटनाएं नहीं हैं। छात्रों के साथ इन इलाकों में ऐसी घटनाएं बराबर होती रहती हैं। स्थानीय छात्र या तो ब्रोकर से या अपने मकान मालिक से या अपने इंस्टीट्यूट से या अपने कुक या कहें कैंटीन वाले से या कहें तो लाइब्रेरी वाले से परेशान रहते हैं। आखिर दिल्ली में और इस खास इंस्टीट्यूट राव आईएएस में कोई ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं था? बायोमेट्रिक सिस्टम अगर फेल हो तो उस एहतियात के तौर पर कौन सी तैयारियां की जाएगी, कैसे छात्रों को निकाला जाएगा, इसकी तैयारी पर कोई मत क्यों नहीं था? फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों इंस्टॉल नहीं थी? कोई फायर सेफ्टी स्टाफ वहां मौजूद क्यों नहीं था? आपको ये बताएं कि इसी तरह अगर एक बैच से 600 छात्र दाखिला लेते हैं और इस तरह के 5 बैच एक इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं तो छात्रों की संख्या 3000 हो जाती है। और अगर ये 10 बैच हैं तो 6000 बच्चे कहीं नहीं गए। अब इन 6000 बच्चों में से ऐसे इंस्टीट्यूट से रिजल्ट आते हैं 1 या 2 छात्र की। अगर औसत में बात करें तो इनके सफलता का प्रतिशत परिणामों में 0.00001 के करीब होता है। लेकिन जैसे ही टॉपर्स की लिस्ट आती है तो ये तमाम शिक्षा इंस्टीट्यूट, कोचिंग माफिया की विज्ञापन सभी स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अखबारों और मैगजीनों में सुर्खियां बन जाती हैं, जहां हर एक टॉपर्स हर एक इंस्टीट्यूट से होता है। ऐसा बहुत ताज्जुब की बात हो जाती है कि यही टॉपर जिसका रैंक 1 है वो दिल्ली के 7-8 इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अपनी तकलीफ़ों को तो ये देखते और झेलते हैं, लेकिन ऑफिसर बन जाने और मसूरी से ट्रेनिंग के बाद कहीं पोस्टिंग हो जाने और ज्वाइनिंग के बाद पीछे पलटकर देखना भी मुनासिब नहीं समझते। आप इसका अंदाजा इसी घटना से लगा सकते हैं कि तकरीबन 3 दिनों तक स्थानीय जिलाधीश मतलब कलेक्टर या डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां इन छात्रों से मिलने तक नहीं गया। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? इन मामलों में क्या कोई सज़ा होगी तो कब होगी? हालांकि आपको बताते चलें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओल्ड राजेंद्र नगर के इस घटना को अब सीबीआई के हवाले कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने बयान में सख्त लहजे में कहा है कि सीबीआई के जिम्मे इस केस को सौंपने का मकसद ये है कि आम लोगों का ये भरोसा बना रहे कि जांच सही दिशा में जा रही है और दोषियों को सजा मिलेगी।
आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि जैसे प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट करने के लिए एक कानून है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए एक रेगुलेशन, एक कानून है, उसी तरह से इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक कानून लाएगी। अब तक के एक्शंस पर नज़र डालें तो 75 संस्थानों को नोटिस जारी कर दी गई है, 35 संस्थानों को बंद कर दिया गया है, 25 संस्थानों पर को सील कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि राव आईएएस के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। इसके अलावे बेसमेंट और पार्किंग लॉट के को ऑनर 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और वहीं 7वीं गिरफ्तारी उस थार एसयूवी के ड्राइवर के तौर पर की गई है। आपको बताते चलें कि इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इस बीच कई संस्थाएं अब मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने को सामने आ रही है। अब ये वो इस मामले पर थोड़ी लीपापोती करने की कोशिश के तौर पर कर रहे हैं। राव आईएएस इंस्टीट्यूट ने मृतकों के परिवारजनों को 50 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। 25 लाख का मुआवजा तुरंत दिया जाएगा और 25 लाख जो कंपनी के सीईओ हैं उनके जेल से बाहर आने या 6 महीने जो भी पहले हो उसके भीतर कर दिया जाएगा। वहीं दृष्टि आईएएस जिनके मालिक विकास दिव्यकीर्ति की सोशल मीडिया पर काफ़ी किरकिरी हो रही है, उन्होंने भी 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी कड़ी में जो है आपको बताते चलें कि दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकीर्ति जो है वो 4 दिनों बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बयान जारी किया। आपको ये भी बताते चलें कि दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकीर्ति निश्चित तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के माफिया कहे जाएंगे। विकास दिव्यकीर्ति जो है वो पेन ड्राइव में हिंदी ऑप्शनल कोर्स की कोचिंग देते हैं और एक बार ही कई सालों में एक बार ये रिकॉर्ड करके छात्रों को पेन ड्राइव के तौर पर ये कोर्स मुहैया करा दिया जाता है और इसके एवज में तकरीबन 40-50 हज़ार के आसपास एक छात्र से ये पैसे वसूल। विकास दिव्यकीर्ति के चलते ही छात्र दृष्टि आईएएस की ओर रुख करते हैं, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में कुछ भी पढ़ाते नहीं नजर आते। जीएस पेपर 4 में ये महज ज्ञान बांटते नजर आते हैं जब ये कुछ फिलॉसफिकल बातें करते हैं। आपको बताते चलें कि दृष्टि आईएएस के भी कुछ एक सेंटर्स को सील कर दिया गया है। बड़े ज्ञान देने, छात्रों से खुलकर अपनी बातें करने और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने वाले 3 अहम शिक्षा माफिया या खिलाड़ी विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा और खान, ये तीनों ही कई दिनों तक नदारद दिखे। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान खान भड़क गए और पत्रकारों पर ही अपनी भड़ास निकालने लगे। आखिर ऐसा देश में कब तक चलता रहेगा? आखिर छात्रों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा? छात्रों की नीयत देखिए कि इन्होंने सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया है। अगर यही धार्मिक उन्माद हुआ रहता तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों के आला अधिकारी और नेता अब तक धरना प्रदर्शन का हिस्सा बन गए रहते और पता नहीं कितने ट्वीट्स भी कर दिए गए होते। आपको ये भी बताता चलूं कि इस मसले पर जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन इन ब्रोकरों का बदस्तूर छात्रों को लूटना जारी रहेगा। इन इंस्टीट्यूट्स का बदस्तूर छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना जारी रहेगा। और आखिर में ये कहता चलूं कि इन छात्रों को संशय आखिर है कहाँ? एग्ज़ाम होगा या नहीं पता नहीं, पेपर लीक होगा या नहीं पता नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं पता नहीं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा या नहीं पता नहीं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो कोर्ट स्टे लगाएगा नहीं
पता नहीं, कोर्ट स्टे लगाया तो फिर पेपर कब होगा पता नहीं, अगर रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग कब मिलेगी पता नहीं, ज्वाइनिंग हुई तो सैलरी टाइम पर आएगी या नहीं पता नहीं। धन्यवाद। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल भारत को।